हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज के लेक्चर में जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी मैकेनिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो आज हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है। दोस्तों, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। मतलब किसी भी बॉडी का मास और उसकी लीनियर वेलोसिटी, अगर इसका हम प्रोडक्ट कर दें तो हमें यहाँ से P इज इक्वल्स टू mv, हमको यहाँ पर मोमेंटम मिल जाएगा। दोस्तों, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसको हम P से डिनोट करते हैं, कैपिटल P। अब दोस्तों, इसकी SI यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मास की यूनिट होती है kg और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। दोस्तों, इसी तरह हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को जान सकते हैं, बस हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस लॉ के हिसाब से द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स फ्री फ्रॉम द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एंड सब्जेक्टेड ओनली टू देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। तो दोस्तों, इस लॉ के हिसाब से किसी भी सिस्टम के ऊपर टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। मतलब कि टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, पर हमारे पास कंडीशन ये है कि उस सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। जो भी फोर्स हो वो इंटरनल फोर्स होना चाहिए। उनका म्यूचुअल अट्रैक्शन या म्यूचुअल रिपल्शन कुछ भी हो, पर इंटरनल फोर्स होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूटन लॉ F इज इक्वल्स टू dp बाई dt, मतलब फोर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो दोस्तों, अगर किसी भी सिस्टम पर हम इस अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स को 0 कर देते हैं, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा dp बाई dt इज इक्वल्स टू 0। अब दोस्तों, dp बाई dt 0 आने का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज 0, मतलब मोमेंटम टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब मोमेंटम टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि मोमेंटम कांस्टेंट है। तो यहां से दोस्तों, हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि किसी भी सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है या कंजर्व्ड रहता है। पर दोस्तों, हमें यहाँ पर कंडीशन ध्यान रखनी चाहिए, जो कि हम भूल जाते हैं अक्सर, लेकिन हमें ध्यान रखनी चाहिए। वो कंडीशन क्या है कि उस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए और जो भी फोर्स लग रहा हो वो इंटरनल हो, उनका म्यूचुअल अट्रैक्शन हो या म्यूचुअल रिपल्शन हो, मतलब सिस्टम के अंदर इंटरनल फोर्स ही लगना चाहिए, उनका खुद का फोर्स होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स का इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। आइए दोस्तों, इसके ऊपर कुछ हम फेमस क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है इस क्वेश्चन में, और यहाँ पर हमसे मोमेंटम पूछ रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv² होता है, और मोमेंटम जिसको हम p से डिनोट करते हैं वो होता है mv। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आता है कि P इज इक्वल्स टू √2m इंटू k, मतलब k यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। देखिए हम इसको कैसे कर रहे हैं। देखिए, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को जैसा हम लिखते हैं हाफ mv², तो अगर हम यहाँ पर इसको m से डिवाइड करें और m से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हाफ m² v² अपॉन m। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, m² v² को हम p² लिख सकते हैं, p² अपॉन 2m। तो जैसा कि हमारे पास आया कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² अपॉन 2m, तो p क्या हो गया, √2m इंटू ke।
तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम इसको जूल में चेंज कर लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में चेंज कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिया ही हुआ है 9 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। तो यहाँ पर हम m की वैल्यू ये डाल देंगे और काइनेटिक एनर्जी को जूल में चेंज करके यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो मोमेंटम यहाँ से हमारे पास इस रिलेशन से आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर दो बॉडीज हैं ए और बी, जिनकी सेम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और जो मास ऑफ फर्स्ट बॉडी है वो ग्रेटर है मास ऑफ सेकंड बॉडी से। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि दोनों बॉडीज में से किस बॉडी का मोमेंटम ग्रेटर होगा। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमें काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडीज की सेम दी हुई है। तो यहाँ से हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ये हो जाएगा फर्स्ट बॉडी का मास ma और उसकी वेलोसिटी va, ठीक है। सिमिलरली हाफ mb और इसकी वेलोसिटी ये। तो देखिए अब जैसा कि हम जानते हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ma से डिवाइड कर देते हैं और ma से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा हाफ ma va स्क्वायर अपॉन ma इंटू ma, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर हम mb से डिवाइड कर देते हैं और b से ही और mb से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। देखिए इस चीज पर ध्यान दीजिए कि हम यहाँ से डिवाइड क्यों कर रहे हैं। इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं ताकि देखिए यहाँ पर ये हमारे पास बन जाएगा हाफ ma स्क्वायर va स्क्वायर अपॉन ma इज इक्वल्स टू हाफ mb स्क्वायर इंटू vb स्क्वायर अपॉन mb। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से हाफ हम कैंसिल कर देते हैं कि ma स्क्वायर इंटू va स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं pa स्क्वायर, मतलब मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम डिवाइडेड बाय ma इज इक्वल्स टू, इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं pb का होल स्क्वायर, दैट इज मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी का मोमेंटम अपॉन mb। अब हमें p1 और p2 की रेशियो चाहिए थी, तो हम क्या करते हैं pa स्क्वायर अपॉन pb स्क्वायर इज इक्वल्स टू ma अपॉन mb, ठीक। अब अगर यहाँ पर हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट कर दें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, pa अपॉन pb इज इक्वल्स टू अंडर रूट ma अपॉन अंडर रूट mb, ठीक। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब यहाँ से हम इजीली बता सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ था मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इज ग्रेटर, तो मतलब यहाँ पर ma ग्रेटर है, ठीक। ma ग्रेटर है, तो अब जैसा कि हमें दिख रहा है कि मास मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है इस फॉर्मूले में, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि pa इज ग्रेटर देन pb। और रीजन लिखना होगा तो हम लिख देंगे बिकॉज मास ऑफ a इज ग्रेटर देन मास ऑफ बॉडी b। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप यहाँ से इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं ताकि आप इसे डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं और आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा। या फिर अगर आपको दूसरा फॉर्मूला याद है, मतलब इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए वो दूसरा तरीका क्या है। तो इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका ये है कि अगर हम ये जानते हैं
कि मोमेंटम जो होता है P इज इक्वल्स टू √2m KE। अगर ये फॉर्मूला हम जानते हैं तो हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए इसको हम लिख देते हैं PA/PB, क्योंकि हमें इसका रेशो चाहिए। और इस फॉर्मूले के लिए देखिए फर्स्ट बॉडी का मास ma और काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडीज की सेम है, ठीक, अपॉन सेकंड बॉडी का मास mb और काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास डायरेक्टली आ गया, काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कैंसिल, क्योंकि सेम थी, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से आ गया PA/PB इज इक्वल्स टू √ मास ऑफ A अपॉन √ मास ऑफ B। तो देखिए अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो आप और भी इजीली कर सकते हैं इस चीज़ को, नहीं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक ही बात है, जैसे आपको आसान लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से एक डायरेक्टली रिजल्ट हम याद रखते हैं कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा, मतलब जो हैवियर बॉडी होगी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, उसका मोमेंटम जो होगा वो ज़्यादा होगा। अगर हम किसी भी बॉडी से कंपेयर करें, कर रहे हैं तो जिस बॉडी का मास ज़्यादा है उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। यहाँ से जैसे इस क्वेश्चन में हमें काइनेटिक एनर्जी सेम दी हुई थी और मोमेंटम पूछा था, तो उसी तरह यहाँ पर हमें किसी क्वेश्चन में मोमेंटम सेम दिया हो सकता है दो बॉडीज का, और वहां से काइनेटिक एनर्जी पूछी जा सकती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं कि कौन सी बॉडी ग्रेटर है। एक और इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि जैसे यहाँ पर सेम दिया हुआ है तो सेम ना देकर हमें कुछ रेशो में दिया हो सकता है, तो रेशो में दिया होगा तब भी हम ऐसा ही फॉर्मूला लगाकर यहाँ से कर देंगे। यहाँ पर इक्वल दिया हुआ है तो वहां पर इक्वल ना देकर जिस रेशो में दिया होगा उस रेशो में हम लिख लेंगे और फिर वहां से उसको सॉल्व कर लेंगे। वो क्वेश्चन भी इजी है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 या 3 नंबर में देखने को मिल सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में रॉकेट मोशन के साथ। जी हाँ दोस्तों, हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ रॉकेट। और जैसा कि हम जानते हैं कि रॉकेट का जो कॉन्सेप्ट है तो वहाँ पर हम न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सेकंड लॉ का एक लिमिटेशन है, क्योंकि वहाँ पर वेरिएबल मास होता है, मतलब मास चेंज होता रहता है। तो हम अपनी अगली वीडियो में देखते हैं मोशन ऑफ रॉकेट को। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए।